जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम लेकर गए हैं बिहार स्पेशल का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरी का क्लास हमारा चल रहा था, तो कल जो वीडियो में मिला था आपको उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलने वाला है। चलिए, कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नोट दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं। उसके बाद फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, हमारा प्रश्न है, नोट में दिया हुआ है कि बिहार का दक्षिण पश्चिम पठार क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार का जो दक्षिण और पश्चिम का जो पठार क्षेत्र है, जैसे ये हमारा बिहार है, जैसे ये बिहार है, एक मिनट यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे ये बिहार है दक्षिण पश्चिम का, यानी अगर इस तरह से देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, इधर वेस्ट। तो इधर वाला जो साइड है ये क्या है, ये दक्षिण पश्चिम का भाग है। तो बिहार में दक्षिण पश्चिम का जो पठारी क्षेत्र है वो हमारा क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार के मध्य मैदानी भाग शुष्क उपाद्र जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार का मध्य मैदानी भाग शुष्क उपाद्र जलवायु के अंतर्गत आता है। मध्य मैदानी भाग। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु का वर्गीकरण देखेंगे। कोपेन के अनुसार जो बिहार की जो जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है, इसको देखेंगे। जैसे ए जो कोड है, कोपेन का जलवायु जो है, कोपेन का वर्गीकरण किए हुए हैं, ABCDE इस तरह से करके वर्गीकरण किए हुए हैं। तो ये जो बिहार का जलवायु है क्या, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। जिस जलवायु का कोड ए होगा वो क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु बिहार में है। बी जो है शुष्क जलवायु है। बी जो है क्या है, ये कोपेन के अनुसार शुष्क जलवायु है। सी जो है कोपेन के अनुसार गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कोपेन के अनुसार सी कोड जो है जलवायु का कैसा है, गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। डी जो है ये ठंडा शीतोष्ण जलवायु है। डी किस प्रकार का जलवायु है, तो ठंडा शीतोष्ण जलवायु है। ई जो है क्या है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु है। ई कोड जो है टुंड्रा प्रकार की जलवायु है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु। डब्लू जो है ये क्या है, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। और एस जो है क्या है, ये अर्ध मरुस्थलीय है। एस जो है अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु एस है। और जो छोटा एस है ये स्मॉल एस जो है ये क्या है, ये शुष्क ग्रीष्मकाल की जलवायु है, शुष्क ग्रीष्मकाल की जलवायु है। डब्लू जो है क्या, ये शुष्क शीतकाल की जलवायु। ये कोड दिया हुआ है कि डब्लू से हम किस तरह की जलवायु को इंडिकेट करेंगे। एच से, छोटा एच है, इससे हम किस प्रकार की जलवायु को इंडिकेट करेंगे, तो ये शीतोष्ण जलवायु एच से इंडिकेट किया जाता है। जी जो है क्या है, ये मैदानी क्षेत्र की जलवायु है। जी मैदानी क्षेत्र की जलवायु है। अब हम देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ है। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु, कोपेन के अनुसार बिहार की जो जलवायु है, ये उत्तरी बिहार की जलवायु को CWG समशीतोष्ण शुष्क जलवायु कहा जाता है। उत्तरी बिहार के जलवायु को कोड क्या किया गया है, CWG, जिसको कहा जाता है समशीतोष्ण शुष्क जलवायु। दक्षिण बिहार की जो जलवायु है AW, इसका कोड क्या है, AW, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु कहते हैं। दक्षिण बिहार की जलवायु को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु कहते हैं, कोड है AW। तो ये कोपेन के अनुसार था। तो ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है, तो CWG कहा जाता है। हिंदी में देखेंगे तो समशीतोष्ण शुष्क जलवायु है। दक्षिणी बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है कोपेन के अनुसार, तो AW कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न रहता है। अब देखते हैं थॉर्नवेट के अनुसार बिहार की जलवायु। कोपेन का देख लिए, अब थॉर्नवेट का देखते हैं। थॉर्नवेट के अनुसार बिहार की जलवायु का वर्गीकरण। आधुनिक बिहार की जलवायु को CAW यानी शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के जाना जाता है कि आधुनिक बिहार की जलवायु को CAW कहा जाता है। उत्तरी बिहार का संकीर्ण क्षेत्र CBW है, CB और W। उत्तरी बिहार का संकीर्ण क्षेत्र क्या है, CBW है, जिसको शुष्क आर्द्र जलवायु कहा जाता है। उत्तरी बिहार के संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, CBW, शुष्क आर्द्र जलवायु कहा जाता है। ट्रीवार्थ के अनुसार बिहार की जलवायु, ट्रीवार्थ के अनुसार बिहार की जलवायु, तो उत्तरी बिहार की जो जलवायु है CAW है। ट्रीवार्थ के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है, उत्तरी बिहार की जलवायु CAW।
अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु। ट्रीवार्थ के अनुसार बिहार की जलवायु CAW, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु। दक्षिण बिहार की जो जलवायु है AW है। दक्षिण बिहार की जलवायु AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दक्षिण बिहार की जलवायु AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दक्षिण बिहार की जलवायु AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। बिहार को 4 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। बिहार को 4 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। बिहार को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? 4 कृषि प्रदेश में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कृषि प्रदेश जलवायु 1 के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आता है। कृषि प्रदेश जलवायु 1 के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आता है। इसमें मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं कृषि जलवायु प्रदेश 1 के अंतर्गत आता है। 1 के अंतर्गत आता है, मैक्सिमम जिले आ जाते हैं। सबसे कम जिले कृषि जलवायु प्रदेश 2 के B के अंतर्गत आते हैं। सबसे कम जिले आते हैं कृषि जलवायु प्रदेश 2 के B के अंतर्गत सबसे कम जिले आते हैं। सबसे कम जिले, सबसे ज़्यादा कृषि जलवायु प्रदेश 1 के अंतर्गत आते हैं और सबसे कम 2 के B के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं, यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है बिहार के प्रमुख जलप्रपात। बिहार में कौन कौन सी जलप्रपात है, कहाँ पे उपस्थित है, कितनी मीटर ऊंचाई है, इसको हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की प्रमुख जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात नवादा में है। काकोलत जलप्रपात नवादा में है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा। 47 मीटर ऊंचाई है। 47 मीटर ऊंचाई है। लोहबर नदी पर है। लोहबर नदी पर है। काकोलत जलप्रपात नवादा में है, 47 मीटर ऊंचाई है और लोहबर नदी पर स्थित है। तेलहर जलप्रपात कैमूर में है। तेलहर जलप्रपात कैमूर में, इसी को तेलहर कुंड भी कहा जाता है। तेलहर कुंड, तेलहर जलप्रपात ही है। तेलहर जलप्रपात कहाँ पे है? कैमूर में है। करकट जलप्रपात कहाँ है? कैमूर। क से करकट, क से कैमूर। करकट जलप्रपात कैमूर। तेलहर जलप्रपात कैमूर। काकोलत जलप्रपात नवादा। करकट जलप्रपात कैमूर। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, 90 मीटर ऊंचाई है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास 90 मीटर ऊंचाई है, दुर्गावती नदी पर है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास 90 मीटर ऊंचाई है, दुर्गावती नदी पर स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास 90 मीटर ऊंचाई है, दुर्गावती नदी पर है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, काव नदी पर है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, काव नदी पर है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, काव नदी पर है। धुआं कुंड जलप्रपात का सासाराम, काव नदी पर है। मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम, मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम, मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम। सुखलदरी, सुखलदरी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात कैमूर, सुखलदरी जलप्रपात कैमूर, सुखलदरी जलप्रपात कैमूर। कन्हारा नदी, सुखलदरी जलप्रपात कैमूर, कन्हारा नदी यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। सुखलदरी जलप्रपात कैमूर, कन्हारा नदी यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। तानसेन जलप्रपात महानदी, तानसेन जलप्रपात महानदी, तानसेन जलप्रपात महाने नदी, सॉरी, तानसेन जलप्रपात महाने नदी बिहार एवं झारखंड की सीमा पर है। तानसेन जलप्रपात महाने नदी बिहार एवं झारखंड की सीमा पर है। एक बार और देख लेते हैं इसको। काकोलत जलप्रपात नवादा, कितना मीटर ऊंचाई है? 47 मीटर। क्या है? लोहबर झील पर है। तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर जलप्रपात कैमूर में है। करकट जलप्रपात भी कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे है? रोहतास में, 90 मीटर ऊंचाई है, दुर्गावती नदी पर है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है, काव नदी पर। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है, काव नदी पर। मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम में है। मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम में है। सुखलदरी जलप्रपात कैमूर में है। सुखलदरी जलप्रपात कैमूर में है। कन्हारा नदी, सुखलदरी जलप्रपात कैमूर में है, कन्हारा नदी, सुखलदरी जलप्रपात कैमूर में, कन्हारा नदी। तानसेन जलप्रपात महाने नदी पर है, बिहार और झारखंड की सीमा। तानसेन जलप्रपात महाने नदी बिहार और झारखंड की सीमा पर है। तो ये था। अब देखते हैं बिहार की प्रमुख झील। ये हमारा क्या था? बिहार के प्रमुख जलप्रपात था। अब आते हैं बिहार के प्रमुख झील। जैसे कांवर झील, कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय। गोगाविल झील या घोघाविल झील कटिहार में है। कांवर झील बेगूसराय, गोगाविल झील कटिहार। कुशेश्वर झील दरभंगा, कुशेश्वर झील दरभंगा। सिमरी झील सहरसा, सिमरी झील सहरसा। कांवर झील बेगूसराय, गोगाविल झील
कटिहार, कुशेश्वर झील, दरभंगा, सिमरी झील, सहरसा। कांवर झील, बेगूसराय, गोगाबिल झील, कटिहार, कुशेश्वर झील, दरभंगा, सिमरी झील, सहरसा। जगतपुर झील, भागलपुर, जगतपुर झील, भागलपुर, जगतपुर झील, भागलपुर। घोड़ा कटोरा झील, राजगीर, नालंदा, घोड़ा कटोरा झील, राजगीर, नालंदा। अनुपम झील, कैमूर, अनुपम झील, कैमूर। खड़गपुर झील, मुंगेर, खड़गपुर झील, मुंगेर, खड़गपुर झील, मुंगेर। मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा झील, सहरसा, मत्स्यगंधा झील, सहरसा। अजय झील, कैमूर, अजय झील, कैमूर, अजय झील, कैमूर। कांवर झील, बेगूसराय, गोगाभील झील, कटिहार, कुशेश्वर झील, दरभंगा, सिमरी झील, सहरसा। जगतपुर झील, भागलपुर, जगतपुर झील, भागलपुर। घोड़ा कटोरा, राजगीर, नालंदा। अनुपम झील, कैमूर, खड़गपुर झील, मुंगेर। मत्स्यगंधा झील, सहरसा, अजय झील, कैमूर। मत्स्यगंगा झील, सहरसा, अजय झील, कैमूर। सहरसा में 2 गो है, एक सिमरी झील है, स से सिमरी, स से सहरसा, और एक है मत्स्यगंधा झील, सहरसा, अजय झील, कैमूर। तो ये प्रमुख झीलें थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। रामसर ईरान का एक शहर है। यहाँ 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, जो आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर हुआ था। रामसर ईरान का एक शहर है। यहाँ 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, जो आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर संबंधित है। कांवर झील, यह एशिया का सबसे बड़ी गोकुर झील है। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोकुर झील है। यह बेगूसराय के मंझौर में स्थित है, बेगूसराय के मंझौर में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय में है, जो एशिया का सबसे बड़ा गोकुर झील है, और यह बेगूसराय के मंझौर में स्थित है। यह भारत का 39वां रामसर स्थल है, भारत का 39वां रामसर स्थल है। बिहार का पहला रामसर स्थल 2020 में रामसर में शामिल हुआ था। बिहार का पहला रामसर स्थल 2020 में रामसर में शामिल हुआ था। बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। किसके द्वारा? बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा इससे क्या कांवर झील का निर्माण हुआ था। ये क्या है? गोकुर झील है, यानी गाय के पैर की तरह ये झील होती है, गाय के पैर की तरह। ये बूढ़ी गंडक के द्वारा निर्मित हुआ। रामसर स्थल, रामसर स्थल, रामसर स्थल जैसे कांवर झील हो गया, नागी झील हो गया, जमुई में है, और नकटी झील है। रामसर स्थल कांवर झील है, नागी झील जमुई में है, और नकटी झील भी जमुई में है। बिहार का दूसरा रामसर स्थल है कौन? नागी झील। बिहार का दूसरा रामसर स्थल है नागी झील। भारत का 81वां रामसर स्थल है कौन? नागी झील। 2024 में इसे शामिल किया गया था रामसर स्थल में। तो नागी झील कहाँ पे है? जमुई में है। बिहार का दूसरा रामसर स्थल है, बिहार में दूसरा, और भारत का 81वां, और 2024 में शामिल किया गया था। नकटी झील, यह बिहार का तीसरा रामसर स्थल है। नकटी झील बिहार का तीसरा रामसर स्थल है। 2024 में भी इसे ही शामिल किया गया था। ये भी जमुई में ही है। भारत का 82वां रामसर स्थल है। तो नागी नकटी कहाँ पे है? जमुई में है। नागी जो है दूसरा है, और नकटी जो है तीसरा है, और ये भारत का 81वां है, और ये भारत का 82वां है। 2024 में दोनों को शामिल किया गया। अब देखते हैं दलदली भूमि, वेटलैंड, दलदली भूमि। सहरसा, बिहार में सर्वाधिक आर्द्र भूमि यहाँ पर स्थित है। सहरसा बिहार में सर्वाधिक आर्द्र भूमि सहरसा में स्थित है। जैसे भगवा चौर, बोरा चौर, एक पीरा घर, रतनपुरा, मुरादपुर चौर, ये सब चौर है जो दलदली भूमि है, वेटलैंड है, जो सहरसा में सबसे अधिक है। भगवा चौर, बोरा चौर, एक पीरा चौर, रतनपुर चौर, रतनपुरा चौर, और मुरादपुर चौर है स्थित है। अब मुजफ्फरपुर में देखते हैं कि कौन कौन सा चौर है। मुजफ्फरपुर में है भरथुआ चौर, भूसार चौर, ब्रह्मपुरा मन, और ताल बहिरा चौर है, ताल बहिरा मन। मुजफ्फरपुर में है भरथुआ चौर, भूसार चौर, ब्रह्मपुरा मन, और बाल बहिरा चौर है मुजफ्फरपुर में। पूर्वी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में है चैता चौर, मानसी चौर, उदयपुर झील, हरबिया चौर। पश्चिम चंपारण में ये पूर्वी चंपारण का है चैता चौर, मानसी चौर, उदयपुर झील, और हरबिया चौर है, ये पूर्वी चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में है केसरिया चौर, पश्चिम चंपारण में है केसरिया चौर। कैमूर में है कैमूर निम्न भूमि, कैमूर निम्न भूमि। तो ये सब चौर दिया हुआ है। नेक्स्ट, बिहार में सिंचाई। बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि 71.94% है, 71.94%
प्रतिशत है बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि। 71.94% है बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि। 71.94% पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इतनी जो भूमि है इस पर क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि है 71.94% भूभाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सिंचाई साधन बिहार में नलकूप है। नलकूप से 63.1% सिंचाई होती है। नहर से 30.7% सिंचाई होती है। तालाब से 1.9% सिंचाई होती है और अन्य से बाकी अदर से सिंचाई होती है। तो क्या होती है, नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है बिहार में। नलकूप से, जैसे बोरिंग जिसको कहते हैं, नलकूप यानी बोरिंग, बोरिंग से ज़्यादा सिंचाई होती है बिहार में 63.1%। नहर से 30.7%। तालाब से 1.9% और अन्य जो है अदर से होती है, बाद बाकी जो बच गया सो। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में सर्वाधिक सिंचित जिले कौन कौन से। बिहार में सर्वाधिक सिंचित जिले रोहतास, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद है। बिहार में सबसे अधिक सिंचित जिले रोहतास, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद है। बिहार में सिंचित सर्वाधिक जिले। नहरें द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिले हैं रोहतास, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिले हैं रोहतास, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिले हैं रोहतास, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद। नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास में, उसके बाद पश्चिम चंपारण में, उसके बाद औरंगाबाद में होता है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर में, नालंदा में और सीतामढ़ी। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर, नालंदा और सीतामढ़ी। समस्तीपुर, नालंदा और सीतामढ़ी में नलकूप बोरिंग से अधिक सिंचाई होती है। नहर से सबसे ज़्यादा रोहतास, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद में। तालाब द्वारा सिंचित जिले, तालाब से सबसे अधिक सिंचाई दरभंगा से, शेखपुरा, सीतामढ़ी। तालाब से सबसे अधिक सिंचाई होती है दरभंगा, शेखपुरा और सीतामढ़ी। सोन नदी सिंचाई परियोजना बिहार की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है, जिसको 1873-74 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। सोन नदी सिंचाई परियोजना बिहार की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है, जिसे 1873-74 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। बीपीएससी के अनुसार, यानी बीपीएससी माना है, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना 1968 में डेहरी के समीप इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया गया था। सोन नदी घाटी परियोजना 1968 में डेहरी के समीप इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया गया था। सोन नदी यहाँ पे भी है। सोन नदी सिंचाई परियोजना बिहार की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना, जो 1873-74 में शुरू किया गया था। और दामोदर नदी बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, बीपीएससी मानता है। सोन नदी घाटी परियोजना 1968 में डेहरी के समीप इंद्रपुरी बैराज के निर्माण किया गया था। इससे नहर निकालकर जो पहले से बनी पुरानी नहरों पर पानी भेजा गया। इससे नहर निकाल लिया गया और जो पहले से जो पुरानी नहर थी उस पर पानी को भेजा गया। सोन नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही निकल के आती है, इसलिए इस सब की सिंचाई परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। हिस्सेदारी, मध्य प्रदेश में 50% हिस्सेदारी है, उत्तर प्रदेश में 25% हिस्सेदारी है और बिहार में 25%। सबसे ज़्यादा सिंचित जो होता है सोन नदी से मध्य प्रदेश, बिहार और उसके बाद यूपी होता है। इसके अंतर्गत बिहार में 2 जल विद्युत केंद्र है। इसके अंतर्गत बिहार में 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। डेहरी नामक स्थान पर है, 6 मेगावाट का उत्पादन क्षमता है। इसके अंतर्गत 2 जल विद्युत केंद्र किया गया है डेहरी। तो क्या है, इसके अंतर्गत 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए थे। एक नंबर डेहरी नामक स्थान पर, जो 6.6 मेगावाट उत्पादन क्षमता जिसका है। दूसरा है वरुण नामक स्थान पर, वरुण नामक स्थान पर जिसका 3.3 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। तो इसी का आधा है ये, इसी का आधा है। 6.6 मेगावाट उत्पादन कहाँ पे है, डेहरी नामक स्थान पर।
वारुण नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। अब नहर के विषय में देखते हैं। नहर, पूर्वी सोन नहर, जिसकी लंबाई कितना है 130 किलोमीटर है, जो 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि क्या करता है, सिंचित करता है। पूर्वी सोन नहर जो है ये क्या करता है, ये इसकी लंबाई जो है 130 किलोमीटर है, 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। औरंगाबाद, गया, पटना, अरवल, जहानाबाद क्या करता है, सिंचाई करता है। औरंगाबाद, गया, पटना, अरवल, जहानाबाद भूमि को सिंचित करता है, 2.5 लाख हेक्टेयर। पश्चिमी सोन नहर जो है कुल 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। पश्चिमी सोन नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। तो ये हो गया टोटल मिलाकर के 2.5 लाख और 3 लाख, 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। ये कौन सी नहर, सोन नहर। सोन नदी, सोन नहर जो बनाया गया है सोन नदी से, वो क्या होती है, वो 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर देती है, सोन नहर। अब देखते हैं गंडक परियोजना के विषय में। गंडक परियोजना यह बिहार, नेपाल एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी यहाँ से नेपाल से निकलती है। यह बिहार, नेपाल एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसकी शुरुआत यह यूपी में बिहार की संयुक्त परियोजना है। शुरुआत में यह यूपी में और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेपाल में 1959 में शामिल हुआ था। ये नेपाल में कब शामिल हुआ, 1959 ईस्वी में शामिल हुआ था। वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन, पश्चिम चंपारण जिला में एक अवरोधक बांध बनाया गया था 1969 से 1970 में। वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन, पश्चिम चंपारण जिला में एक अवरोधक बांध बनाया गया 1969 से 1970 में। नेपाल में वाल्मीकि बांध बनाया गया था। नेपाल में कौन सा बांध, वाल्मीकि बांध बनाया गया था। नेपाल में वाल्मीकि बांध बनाया गया था। इस परियोजना में 2 नहरें बनाई गई थी, पूर्वी त्रिवेणी नहर या पूर्वी तिरहुत नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर या सारण नहर। इस परियोजना में क्या किया गया था, कौन सी परियोजना, गंडक परियोजना में 2 नहर बनाया गया था, पूर्वी त्रिवेणी नहर या पूर्वी तिरहुत नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर दूसरा है, या सारण नहर उसी को कहा जाता है। भैंसा लोटन, ये भैंसा लोटन बैराज से 2 नहरें निकाली गई है। भैंसा लोटन बैराज कितना है, 837 मीटर लंबा है, 837 मीटर के करीब है। त्रिवेणी नहर निर्माण 1904 में हुआ था। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में हुआ था। लंबाई 293 किलोमीटर है। सिंचाई क्षमता 6.6 लाख हेक्टेयर है। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में हुआ था। लंबाई 293 किलोमीटर है। सिंचाई क्षमता है 6.6 लाख हेक्टेयर है। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण सब याद रखना है। इसका निर्माण गंडक नदी के अलावा समांतर किया गया था, लगभग समांतर। इसका निर्माण गंडक नदी के लगभग समानांतर किया गया था, पूर्वी त्रिवेणी नहर का निर्माण। कौन कौन से जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर। त्रिवेणी नहर से सिंचित जिले कौन से हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर है त्रिवेणी नहर से सिंचित जिले। यह पूर्णतः बिहार में है। त्रिवेणी ये पूर्णतः कहाँ पे है, बिहार में है। पश्चिम त्रिवेणी नहर जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर है, यह नेपाल में 19 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर और बिहार में 69 किलोमीटर स्थित है, क्षेत्र स्थित है इसका। पश्चिम त्रिवेणी नहर नेपाल में 19 किलोमीटर, बिहार में 112 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर, बिहार में 69 किलोमीटर। इससे जो जिले हैं गोपालगंज, सिवान, सारण और छपरा। गोपालगंज, सिवान, सारण और छपरा है। यह भूमि जो है 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। इससे 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है पश्चिमी त्रिवेणी नहर से। अब चलते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना यह बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना 1954 में हुआ, शुरुआत 1965 में हुआ।
स्थापना 1954 में और शुरुआत 1965 में हुआ था। नेपाल में हनुमान नगर बांध का निर्माण किया गया। नेपाल में क्या किया गया? हनुमान नगर बांध का निर्माण किया गया। इसकी लंबाई था 1140 मीटर और 72 मीटर ऊंचाई था। नेपाल में हनुमान नगर बांध का निर्माण किया गया जिसकी लंबाई 1140 मीटर और ऊंचाई 72 मीटर है। नहर जो है पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर में दो भागों में वितरित हो गई। पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर। पूर्वी नहर के बारे में देखते हैं। पूर्वी कोसी नहर के बारे में, यह मुख्य नहर की लंबाई 44 किलोमीटर है। पूर्वी नहर की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 44 किलोमीटर है। 4 शाखाएं हैं पूर्वी कोसी नहर की। मुरलीगंज नहर 64 किलोमीटर लंबी है। जानकी नगर नहर 82 किलोमीटर लंबी है और वनमंखी नहर पूर्णिया नहर 64 किलोमीटर लंबी है। अररिया नहर 58 किलोमीटर लंबी है। तो इसके मुख्य 4 शाखाएं हैं कोसी नहर की। 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। 6 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या करती है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। जिला कौन कौन से हैं? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार है। जिला है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिला इसके अंतर्गत आती है। कटैया में 20 मेगावाट जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। कटैया में 20 मेगावाट जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं वेस्टर्न कोसी नहर यानी पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर देख लीजिए, पश्चिमी कोसी नहर। इसकी मुख्य नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। पश्चिमी कोसी नहर की मुख्य नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। 3.25 लाख 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। जिला जो है मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर है। जिला जो है मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर है। जिला है कौन कौन सी? मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। बाढ़ नियंत्रण के लिए इसे परियोजना में तटबंध बनाए हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए इस परियोजना में तटबंध बनाए हैं। पश्चिमी तटबंध शारदा जो नेपाल में है और आमत बिहार में है। पश्चिमी तटबंध शारदा नेपाल में, आमत बिहार में। सॉरी। पूर्वी तटबंध भीमनगर नेपाल में है। पूर्वी तटबंध भीमनगर नेपाल में है। यह बनगांव बिहार में है। पूर्वी तटबंध भीमनगर नेपाल में है। बनगांव बिहार में स्थित है। कोसी नहर की उपशाखा भी है जिसे राजपुरा नहर के नाम से जाना जाता है। कोसी नहर की उपशाखा है जिसको क्या कहा जाता है? राजपुरा नहर, राजपुरा नहर कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में जान लेते हैं। बिहार में है, बिहार स्पेशल में बताया गया है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे स्वस्थानीय विधि, पर्यावरण में आता है स्वस्थानीय विधि यानी इन सीटू। इन सीटू यानी स्वस्थानीय विधि। किसी जीव जंतु या वनस्पति को अगर हमने उसके प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षित करना इन सीटू विधि कहलाता है। कोई भी जीव या जंतु हो उसको प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षित कर देना क्या कहलाता है? इन सीटू विधि यानी स्वस्थानीय विधि कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, रामसर स्थल, बायोस्फीयर, ये सब है स्वस्थानीय विधि है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और रामसर स्थल और बायोस्फीयर स्वस्थानीय है। उसी के प्राकृतिक आवास पर क्या कर देना है? संरक्षित कर देना है, स्वस्थानीय कहलाता है। बाह्य स्थानीय विधि, किसी जीव जंतु को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण प्रदान करना। कोई भी जीव जंतु है उसके प्राकृतिक आवास से बाहर लेकर के संरक्षण प्रदान करना बाह्य स्थानीय क्या कहलाता है? एक्स-सीटू कहलाता है। स्वस्थानीय विधि में आता है स्वस्थानीय में जो उसी के प्राकृतिक आवास पर क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। बाह्य स्थानीय विधि में कहीं वहाँ से लेकर के दूसरी जगह संरक्षण दिया जाता है तो वह बाह्य स्थानीय विधि कहलाता है। एक्स-सीटू। जैसे चिड़ियाघर में क्या किया जाता है? कहीं कहीं से उठा करके जानवरों को लाया जाता है।
बोटानिकल गार्डन जो होता है पेड़ पौधे को कहीं से ले आकर के वहाँ पे बगीचा की तरह बनाया जाता है। तो ये है बाह्य स्थानीय विधि। कोसी एवं मेची नदी लिंक परियोजना। कोसी एवं मेची नदी लिंक परियोजना के बारे में जानते हैं। यह परियोजना अभी विवादित है। यह परियोजना जो है क्या है, विवादित है। सिंचाई के लिए है, बाढ़ नियंत्रण के लिए है। मेची महानंदा की सहायक नदी है। मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। कुल सिंचित भूमि है 2,15,000 हेक्टेयर। कुल सिंचित भूमि जो है कितना है, 2,15,000 हेक्टेयर है। कोसी नदी जोड़ने के लिए 76.2 किलोमीटर की नहर का निर्माण किया जाएगा। कोसी नदी जोड़ने के लिए 76.2 किलोमीटर की नहर का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य एवं वन्य जीव अभयारण्य जानते हैं। राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य एवं वन्य जीव अभयारण्य के विषय में जानते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान एक है। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कितना है, एक है। कुल वन्य जीव अभयारण्य कितना है, 8 है। पक्षी अभयारण्य कितना है, 5 है। कुल रामसर स्थल 3 है। राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एक है। कुल वन्य जीव अभयारण्य 8 है। पक्षी अभयारण्य 5 है। कुल रामसर स्थल 3 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, अब देखते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास जान लेते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र बेतिया राज्य एवं रामनगर राज्य के अंतर्गत था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास जो है क्या है, ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र बेतिया राज्य एवं रामनगर राज्य के अंतर्गत था। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये दो जमींदारी थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये दो जमींदारी थी। तो ये जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बेतिया में स्थित है। 6 जनवरी 1953 को बिहार सरकार ने इस वन क्षेत्र को संरक्षित वन की श्रेणी में डाल दिया था। किसको, वाल्मीकि अभयारण्य को। 6 जनवरी 1953 को बिहार सरकार क्या किया था, इसको वन संरक्षित क्षेत्र में डाल दिया था। 4 मई 1978 को इस वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। 4 मई 1978 को इस वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। 5 दिसंबर 1990 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 5 दिसंबर 1990 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, लेकिन 4 मई 1978 को ही क्या किया गया, वन्य जीव अभयारण्य में इसे दर्जा किया गया। लेकिन 5 दिसंबर 1990 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, बहुत टाइम लग गया। इसका क्षेत्रफल जो है 335.64 किलोमीटर स्क्वायर है। 335.64 पढ़ा जाता है, लेकिन हमको याद करना है। 335.64 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 11 मार्च 1994 को इसे बाघ परियोजना में शामिल कर दिया गया। 11 मार्च 1994 को इसे बाघ परियोजना में शामिल कर दिया गया। भारत का 18वां बाघ परियोजना था। भारत का कौन सा परियोजना था, 18वां बाघ परियोजना था। 11 मार्च 1994 को इसे बाघ परियोजना में शामिल कर दिया गया। भारत का 18वां बाघ परियोजना था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत एवं नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण एवं चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल आपस में सीमा साझा करता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण और चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो नेपाल में है, ये आपस में सीमा क्या करता है, साझा करता है। नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ क्या करता है, सीमा को साझा करता है। गंडक, मसान एवं हरहा नदी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। गंडक, मसान एवं हरहा नदी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है। गंडक, मसान एवं हरहा नदी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है। अब देख लेते हैं मैप के अनुसार से कौन से अभयारण्य कहाँ है। जैसे मुंगेर में है, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। भीम बांध अभयारण्य कहाँ पे है, मुंगेर में है। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, नालंदा में है। भीम बांध अभयारण्य है मुंगेर में।
राजगीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? नालंदा में है। और गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। गया में क्या है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। रोहतास और कैमूर में है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। कैमूर और रोहतास में है। कैमूर और रोहतास में है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। गया में है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। नालंदा में है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य। मुंगेर में है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। मुंगेर में है भीम बांध। नालंदा में है राजगीर वन्य जीव। गया में है गौतम बुद्ध। और कैमूर और रोहतास में है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। वैशाली में है बड़ैला सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य। बड़ैला या ब्रीला भी कहा जाता है इसको, सेट लगिएगा तो उसमें कहीं कहीं ब्रीला भी दे देता है, या बैडीला। तो बैडेला सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? वैशाली में है, बिहार में वैशाली। कुशेश्वर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? दरभंगा। कुशेश्वर वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। कुशेश्वर दरभंगा में है। कुशेश्वर दरभंगा में है। वैशाली में है बड़ैला सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य। रोहतास कैमूर में है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। गया में है क्या चीज़? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। नालंदा में है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य। मुंगेर में है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम इसके नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।